My dear students, I welcome to you at Patel Coaching YouTube चैनल। आज हम लोग मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का पटेल कोचिंग के YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 NCERT मैथ्स के एक्सरसाइज 5.4 जो कि ऑप्शनल है उसको पूरा एक वीडियो में सॉल्व करेंगे और बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं देखा हूँ कि कई सारे मटेरियल जो हैं काफ़ी लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड हैं। जितना आपको ज़रूरी है हम उतना ही समझेंगे ताकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस एक्सरसाइज का 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, आप लोग स्क्रीन पे देखिए। बोलता है कि व्हिच टर्म ऑफ द एपी। देखिए इसमें बच्चों हमको जब भी मैथ्स का क्वेश्चन करते हैं हमको क्वेश्चन को कई बार पढ़ना चाहिए। इसमें बोलता है कि व्हिच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मैंने ये जो एपी ऑलरेडी मेंशन है कि एपी है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एपी है तो इसका फर्स्ट टर्म होगा, इसका सेम कॉमन डिफरेंस होगा। तो ये जो एपी है बोलता है कि उसका कौन सा फर्स्ट टर्म जो है नेगेटिव टर्म होगा, ठीक है। और हमको मालूम नहीं है कि कौन सा टर्म जो है इसका नेगेटिव होगा। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है कि जो भी नेगेटिव टर्म होगा या कोई नेगेटिव नंबर होता है वो हमेशा 0 से छोटा होता है। तो इसका जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा वो nth टर्म होगा इसके लिए, इस एपी के लिए वो क्या होगा, वो 0 से छोटा होगा। देखिए इसमें हिंट भी दिया हुआ इसीलिए कि फाइंड n फॉर n लेस देन 0। तो n को लेस देन 0 लेके अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमको वह नेगेटिव टर्म मिलेगा जो कि 0 से छोटा होगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो गिवन है, गिवन एपी क्या दिया हुआ है, एपी है इसमें 121, 117, 113 और एपी चलते जा रहा है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग नेगेटिव टर्म के सिस्टम को समझते हैं। मान लीजिए एक नंबर लाइन है और ये नंबर लाइन का बीच का बिंदु है, मिडिल पॉइंट है 0। तो हम लोग इधर क्या लेते हैं +1, इसको लेते हैं +2, इसको लेते हैं +3 और इधर क्या लेते हैं हम लोग -1, इसको लेंगे -2 और इसको लेंगे -3। अब देखिए मान लीजिए कोई टर्म जो है वो 0 है, तो 0 के इधर लेफ्ट में जाएंगे तो हम लोग को नेगेटिव टर्म मिलेगा। और ये जो सारे टर्म हैं उससे 0 बड़ा है ना, -0 इज ग्रेटर देन -1 और -7 इज ग्रेटर देन -2 और +1 इज ग्रेटर देन 0। तो हम इस क्वेश्चन में इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी, ये फर्स्ट टर्म a इक्वल टू है 121 और इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, इसमें कॉमन डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू है 117 माइनस 121। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव में आएगा, ये होगा -4, ठीक है। अब हम लोगों को सबसे पहले फाइंड आउट करना है इसमें इसका nth टर्म an इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n-1d, ठीक है। तो इसमें का जो nth टर्म निकलेगा वो हो जाएगा, a का वैल्यू क्या है आपका 121 प्लस n का वैल्यू हम लोग को नहीं मालूम तो n-1 और d का वैल्यू क्या है -4। इसको और सॉल्व करते हैं तो 121 माइनस 4n प्लस 4 और सॉल्व करेंगे तो 121 प्लस 4 125 माइनस 4n। तो इसका nth टर्म क्या आ गया 125 माइनस 4n। अब देखिए क्वेश्चन बोलता है कि जो an है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो an के नेगेटिव होने के लिए यह जरूरी है कि an का वैल्यू जो है वो 0 से छोटा हो, ठीक है। और an का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो हम लोगों को इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 125 माइनस 4n शुड बी लेस देन 0। मतलब हम लोगों ने जो n का वैल्यू फाइंड आउट किया है उसके वैल्यू को 0 से छोटा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी काम करता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी क्या करता है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो मैं समझाता हूँ आप लोगों को कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे दो प्रकार से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या तो 125 को इधर ट्रांसफ़र करें या -4n को इधर हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं -4n को ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर कर देता हूँ मैं 125 और ये -4n उधर जाएगा तो ये 4n हो गया। अब ये 4 इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 4
शुड बी, और एन का वैल्यू जो है इससे बड़ा होना चाहिए, एन इज ग्रेटर देन 125 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पे इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो 125 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 3 जा 12, 5 आया, तो 4 1 जा 4, यहाँ पे 1 आया। तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 31 होल 1/4। इससे n का वैल्यू बड़ा होना चाहिए, तो 31 से कुछ ज़्यादा है इसका वैल्यू जो है। तो चूँकि n एक टर्म है, तो टर्म तो कभी मिक्स्ड फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं होते, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा इससे बड़ा 32, है ना, क्योंकि इस वैल्यू से बड़ा वैल्यू जो है n का वो हमको 0 देगा, तो 31 जो है नेगेटिव देगा, तो 31 तो नेगेटिव नहीं होगा, वो पॉजिटिव होगा। मतलब अगर अपन लोग नंबर लाइन में समझें इसको, ये समझिए कि मान लीजिए ये 0 है, तो यहाँ पे ये 31 टर्म आएगा, ठीक है, और ये 0 जो आ रहा है यहाँ पे, ये 31 होल 1/4 टर्म पे 0 आ रहा है। तो इसके आगे का टर्म क्या होगा, ये 32 टर्म होगा इसका, जहाँ पे हम लोगों को इसका वैल्यू 0 मिलेगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा इसका, ये 32 आ जाएगा। तो यहाँ तक आंसर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जो इनइक्वलिटी मैं इसको समझा रहा था कि मान लीजिए हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे कि मान लीजिए मैं 125 माइनस 4n शुड बी लेस देन 0 है, तो इसमें मैं 125 को इधर ट्रांसफर करता हूँ, तो क्या हो जाएगा माइनस 4n और ये माइनस 125, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि 4n जो है छोटा होगा 125 से। मतलब ये देखिए ये वाला इक्वेशन से यहाँ पे अपोजिट इक्वेशन आया, तो ऐसा नहीं होता। इसको हम 11th में पढ़ेंगे। इनइक्वलिटी होने पे जब ये दोनों माइनस कैंसिल आउट होते हैं, तो यहाँ पे जो साइन है ये चेंज हो जाता है। ये साइन क्या हो जाएगा, 4n शुड ग्रेटर देन 125 हो जाएगा। तब हमको आंसर फिर से वापस यही वाला मिलेगा। तो ये आपके कोर्स में नहीं है, 11th में है, ठीक है। तो इसको हमको ध्यान में रखना है कि जब हम इस टर्म को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो इस टर्म को ट्रांसफ़र करने पे दोनों नेगेटिव टर्म आता है, तो नेगेटिव टर्म को कैंसिल आउट करने पे हम लोगों को साइन को चेंज करना पड़ता है ना। यहाँ पे 4n ग्रेटर देन 125 होगा। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोग इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को आप ध्यान से सुनिएगा, मैं समझा रहा हूँ इसको। बोलता है सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6, इन देयर प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। तो बच्चों इस क्वेश्चन को मैंने कई सारे अलग अलग वीडियो में देखे, समझे, तो मेरे को लगा कि वो लोग इसको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बनाए हैं। मैं इसको काफ़ी सिंपल वे में बनाऊंगा, जो कि बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन को बिना कोई ज़्यादा कैलकुलेशन किए कैसे एकदम सिंपलेस्ट तरीके से हम कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखिएगा और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं बिल्कुल उसी टेक्निक से, उसी ट्रिक से आप लोग सॉल्व करिएगा। तो बच्चों इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि सम ऑफ द थर्ड एंड सेवन टर्म ऑफ एन एपी 6, माने किसी एपी का जो थर्ड टर्म है और सेवन टर्म है उसका जो सम है, सम मतलब जो जोड़ है उसका वैल्यू 6 है, और उसका जो प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन है उसका वैल्यू 8 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। तो हम लोगों को फर्स्ट 16 टर्म्स इस एपी का फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं बिल्कुल अलग तरीके से इसको सॉल्व करूंगा, आप अगर उस तरीके से करेंगे तो आपको क्वेश्चन काफ़ी सिंपल लगेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए वो एपी क्या हो जाएगा, A1, A2, A3, A4, A5 और A7, है ना। क्योंकि इसमें जो एपी बोला है उसमें इसने केवल 7 टर्म के बारे में बोला है। तो हम लोगों ने क्या मान लिया, A1, A2, A3, A4, A5 और A7, और ये टर्म आगे भी जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे A1 का वैल्यू A माइनस 4D, है ना, जहाँ पे, और A2 का वैल्यू ले लेंगे A माइनस 3D, A3 का वैल्यू ले लेंगे A माइनस 2D, A4 का वैल्यू लेंगे A माइनस D, और यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 7 होगा, और A5 का वैल्यू लेंगे A, और A6 का वैल्यू लेंगे A प्लस D, और A7 का वैल्यू लेंगे A प्लस 2D। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक ट्रिक लगाया हुआ है कि मैंने A1 से लेके A7 तक के वैल्यू को इस फॉर्म में लिखा है, ताकि वो क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम लोग जो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि थर्ड टर्म और सेवन टर्म को ऐड करेंगे तो जो कॉमन डिफरेंस वाला पार्ट है इसका, या कॉमन डिफरेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। कैसे ख़त्म हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज
ए एंड आपका कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस इज डी। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टर्म में हो गया और कॉमन डिफरेंस डी हो गया। अब हमने एपी को इस फॉर्म में ले लिया। अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, जो A3 प्लस A7 इक्वल टू 6 है ना। A3 प्लस A7 क्या है आपका, वो 6 है। तो इसमें देखिए A3 क्या है, इसमें A3 है A माइनस 2D और A7 क्या है A प्लस 2D। ये क्या हो गया, इक्वल टू 6 हो गया, तो 2D कैंसिल हो गया, तो 2A इक्वल टू 6, सो दैट A इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे A का वैल्यू हम लोगों को 3 मिल गया। अब प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म, इसमें थर्ड और सेवंथ टर्म का जो प्रोडक्ट बोला है वो क्या बोला है कि A माइनस 2D इंटू A प्लस 2D इक्वल टू A दिया है 8। इसका वैल्यू कितना दिया है बच्चों, इसका वैल्यू दिया है 8। अभी देखिए ये एक फार्मूला है, ये फार्मूला क्या है A प्लस बी और A माइनस बी वाला फार्मूला है। इसका वैल्यू क्या आता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। तो इसमें भी हम लोग वही वैल्यू डाल देंगे, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस 2D का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। अब A का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है 3, तो यहाँ पे 3 का वैल्यू डाल देंगे, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2D का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हम इसको 4D स्क्वायर लिख देंगे, 2 2 जा 4 और D का स्क्वायर D और इक्वल टू 8। तो माइनस 4D स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 8 माइनस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। तो D स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, -1 अपान -4 इक्वल टू 1/4। सो दैट D इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1/4 और √1/4 का वैल्यू हो जाएगा ±1/2। माने D का दो वैल्यू आ गया, D इक्वल टू +1/2 और D इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो देखिए D का दो वैल्यू आ गया। अब हम लोगों को जो क्वेश्चन में पूछता है वो बोलता है कि हम लोगों को फाइंड आउट करना है सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। माने इसमें हम लोगों को फाइंड आउट करना है इस एपी के फर्स्ट 16 टर्म का सम। तो इसको हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इफ D इक्वल टू +1/2 है ना, इसमें दो कंडीशन होगा, एक D +1/2 होगा और एक D -1/2 होगा। दोनों के लिए हम लोगों को निकालना पड़ेगा सम ऑफ 16 टर्म्स। तो इफ D इक्वल टू +1/2 देन सम ऑफ 16 टर्म्स, तब 16 टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S16 इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1D। ठीक है, अब यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, ये है 16, तो 16/2 2 इंटू A का वैल्यू क्या है, देखिए A का वैल्यू हम लोगों ने लिया है A माइनस 4D प्लस n का वैल्यू है 16 - 1 और यहाँ पे D का वैल्यू D है। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं, तो 2 1 जा 2 2 8 जा 16, तो 8 इन ब्रैकेट 2A माइनस ये हो जाएगा 8D प्लस 16 - 1 15D। हम इसको और सॉल्व करेंगे तो 8 2A प्लस 7D। अब हम लोग को मालूम है कि यहाँ पे वैल्यू क्या है, A इक्वल टू है आपका, A का वैल्यू है 3 और D का वैल्यू है -1/2। इसको इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 2 इंटू 3 प्लस 7 इंटू यहाँ पे +1/2 है, तो +1/2 को पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 6 प्लस 7/2। तो यहाँ पे इसको हम लोग प्लस करेंगे तो इसका LCM 2 आ जाएगा, तो 6 इंटू 2 प्लस 7 तो हो जाएगा 8 ब्रैकेट में 12 प्लस 7/2। तो 2 1 जा 2 2 4 जा 8 तो हो जाएगा 4 इंटू 12 प्लस 7 कितना होता है 19, तो
तो बच्चों यहाँ 19 4 जा कितना होगा जाएगा, 4 9 जा 36, कैरी ओवर 3, 4 1 जा 4 और 3 76। तो यहाँ पे 19 4 जा 76 हो जाएगा। तो S16 का वैल्यू क्या मिल जाएगा अपने को, S16 इक्वल टू मिल जाएगा 76। इफ़ D इक्वल टू -1/2 तब S16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 2a + n-1d। इसी फार्मूला में फिर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया 16/2, 2a का वैल्यू क्या है a-4d प्लस 16 - 1d। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो 8 ये हो गया 2a - 8d प्लस 15d, तो हो गया 8 2a + 7d। अब इसमें a का वैल्यू पुट करेंगे 3 और d का वैल्यू पुट करेंगे -1/2। ठीक है, तो 8 2 × 3 + 7 × -1/2 ये हो गया। तो 8 × 6 और ये -7/2 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका एलसीएम 2 आ जाएगा और यहाँ पे 6/1, तो 6 × 2 -7। तो और सॉल्व करेंगे तो 8 6 2 जा 12 -7/2। तो 8 × 12 - 7 कितना हो जाएगा 5/2। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये हो गया 4 × 5 = 20। तो इसमें हम लोगों के पास दो आंसर आ गया, सम ऑफ 16 टर्म्स ऑफ दिस AP। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, अगर हम D का वैल्यू +1/2 लेते हैं तो इस X16 = 76 आता है, और D का वैल्यू -1/2 लेते हैं तो S16 माने सम ऑफ 16 टर्म्स ऑफ दिस AP = ये क्या आ जाता है आपका, ये आ जाता है 20। ठीक है, तो इसके दो आंसर होंगे 76 और 20। तो बच्चों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस प्रकार चैनल को देखते रहें। थैंक यू। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.4 का। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से सुनिए और समझिए। ये बोलता है कि अ लेडर हैज रक्स 20 सेंटीमीटर अपार्ट। एक लेडर माने एक सीढ़ी है, जैसे कि मैंने इसमें बड़ा डायग्राम बनाया हुआ है, देखिए एक सीढ़ी है ना, उसमें जो उसके पायदान है, सीढ़ी में चढ़ने का जो पायदान होता है जिसपे हम लोग चढ़ते हैं, जिसको अंग्रेजी में रक्स बोलते हैं, ये क्या है आपका रक्स है ना। तो ये जो रक्स हैं, ये जो रक्स हैं ये एक दूसरे से 25 सेंटीमीटर के दूरी पे हैं, है ना। ये जितने भी रक्स हैं इसमें ये 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हैं, ये सारे रक्स। ठीक है, अब बोलता है कि ये रक्स टोटल नंबर में कितने हैं, नीचे से ऊपर तक, ये हम लोग को नहीं मालूम, लेकिन जो सबसे नीचे का रक्स का लेंथ है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, ये 45 सेंटीमीटर का है, और ये ऊपर जाते जाते कम होते जाता है। तो जैसे जैसे कम होते जाता है तो जो सबसे ऊपर में सबसे छोटा जो रग है वो है, ये छोटा जो पायदान है वो है 25 सेंटीमीटर का। ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर, वैसे 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के साथ ये लोग ऊपर के साथ चलते हैं। और ये टोटल डिस्टेंस है, मतलब छोटे रग से लेके बड़े रग तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो 2/2 मीटर का, माने ये 2.5 मीटर का जो है लेंथ है। ठीक है, मतलब क्या हो गया इसमें कि टोटल लेंथ बिटवीन रग्स इज 2/2 मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन ईच रग इज 25 सेंटीमीटर, ऐसा बोलता है। और द लार्जेस्ट लेंथ ऑफ द रग इज 45 सेंटीमीटर एंड द स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ द रग इज 25 सेंटीमीटर विच इज एट द टॉप एंड द लार्जेस्ट इज एट द बॉटम, ऐसा है। अब हम लोग को पता करना है कि ये जो टोटल रग बनाने के लिए हम लोगों को कितना वुड का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, हमको कितना लकड़ी का ज़रूरत पड़ेगा, और इसमें एक हिंट दिया हुआ है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ रग्स इक्वल टू 250/25। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब बच्चों सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, नंबर ऑफ रग्स। तो नंबर ऑफ रग्स कैसे निकल जाएगा कि देखिए इसमें क्या है, टोटल लेंथ जो है वो 2/2 मीटर का है, मतलब 2.5 मीटर का है, और ये जो आपका उनका जो बीच का डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर है।
तो अगर हम लोग टोटल में 25 सेंटीमीटर को डिवाइड कर देंगे तो हमको नंबर अप्रॉक्स मिल जाएगा, है ना। तो नंबर अप्रॉक्स इक्वल टू हो जाएगा ये लेंथ बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रग डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन ईच रग, ऐसा हो जाएगा। तो जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच का डिस्टेंस है वो है 2 होल 1/2 मीटर, और जो डिस्टेंस बिटवीन ईच रग है वो 25 सेंटीमीटर है। तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 जा 4 + 1 5/2 मीटर हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाई 25। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0, तो हो जाएगा 50 × 5 डिवाइडेड बाई 25। अब इसको हम लोग काट देंगे तो 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, तो 2 × 5 आ गया इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर अप्रॉक्स कितना आ गया, टोटल नंबर ऑफ रग्स इक्वल टू आ गया 10। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि जो मान लीजिए हम लोग ऐसा सोचते हैं कि यहाँ से जो रग है वो धीरे धीरे बढ़ते यहाँ तक पहुँच रहा है और इनके बीच का डिस्टेंस भी इक्वल है। तो हम लोगों को जो लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट रग है, लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट रग इक्वल टू क्या है 25 सेंटीमीटर है, एंड लार्जेस्ट रग लेंथ ऑफ लार्जेस्ट रग इक्वल टू क्या है आपका 45 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या पूछता है कि अब देखिए ये यहाँ से स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, एक एपी फॉर्म कर रहा है ना। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि द रग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली, है ना, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द रग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली, मतलब 45 सेंटीमीटर से यूनिफॉर्मली डिक्रीज होते होते ये 25 सेंटीमीटर तक जा रहा है, मतलब एक एपी फॉर्म कर रहा है। तो अगर एक एपी फॉर्म कर रहा है तो दो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी ए इक्वल टू 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, और जो लास्ट टर्म होगा ये हो जाएगा एल इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो टोटल नंबर ऑफ रग्स कितने रग्स हैं उसके बराबर है, इक्वल टू नंबर ऑफ रग्स। तो नंबर ऑफ रग्स कितना है 10, तो 10 हो गया आपका n, है ना। तो अपने को 3 वैल्यू मिल गए, ए एल और n का वैल्यू मिल गया। अब अपने को क्वेश्चन में पूछता है कि द लेंथ ऑफ वुड, द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रग्स, रिक्वायर्ड फॉर द रग्स। तो ये क्या हो जाएगा, इन सब का सम हो जाएगा, है ना, मतलब ये हो जाएगा सम ऑफ 10 रग्स, सम ऑफ 10 रग्स माने S10 हो जाएगा ये। तो S10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगा लेंगे n/2 a + l। तो यहाँ पे n क्या है 10 है, 10/2, a क्या है, a आपका 25 सेंटीमीटर है, 25 है, और l क्या है 45 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो हो जाएगा 5 × 5 5 जा 10, कैरी ओवर 1, 4 2 जा 6 7, तो हो जाएगा 5 7 जा 35, 350 सेंटीमीटर इसका लेंथ हो जाएगा। सो लेंथ ऑफ
वुड इक्वल टू 350 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसमें लेंथ ऑफ वुड क्या आ गया 350 सेंटीमीटर। तो आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ इस ढंग से बोला है कि आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ये बोलता है कि द हाउसेस ऑफ अ रो आर नंबर्ड कंजिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। तो जो एक हाउस है, एक पंक्ति में जो घर बने हुए हैं, वो घरों का नंबरिंग जो हुआ है ना 1 से 49 तक हुआ है कंटिन्यूसली, है ना, एक के बाद एक, मतलब 1 + 1 2 2 + 1 3 ऐसा करके 1 2 3 करते हुए 49 तक हुआ है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको डायग्राम से समझते हैं कि ये घर किस टाइप से हैं। तो देखिएगा यहाँ पे मान लीजिए ये पहला घर है, तो ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, ठीक है, और ये चौथा घर है। ऐसा करके ये घर जो है चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। कहाँ तक चलते जा रहा है ये चलते जा रहा है आपके घर नंबर 49 तक। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है, और ये घर नंबर है हाउस नंबर 49 है। दिस इज हाउस नंबर 1 2 3 4 एंड दिस इज 49। अब अगला समझते हैं क्या बोलता है कि सो दैट, हम लोगों को दिखाना है कि देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स, कि एक्स एक ऐसा वैल्यू है सच दैट कि एक्स मतलब कोई घर का नंबर एक्स है समझिए। तो वो एक्स वाला घर का नंबर कुछ ऐसा है कि सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेज प्रीसीडिंग द हाउस नंबर्ड एक्स, कि जिस घर के ऊपर में एक्स नंबर लिखा हुआ है उस घर के, है ना, लेफ्ट तरफ जितने घर हैं उनका जो सम है वो इक्वल होगा उनके उसके राइट तरफ जितने भी घर हैं उनके नंबर के सम के। मतलब इसको डायग्राम से अच्छे से समझते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे आपका घर x है, ठीक है, तो इसके पहले घर क्या हो जाएगा, इसके पहले घर हो जाएगा x - 1, और इसके बाद घर क्या हो जाएगा x + 1। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक जो घरों का नंबर का सम है, ठीक है, मान लीजिए इसको S1 दे देते हैं, वो इक्वल होगा x के बाद जो घरों के नंबर हैं इनके सब के सम के, है ना, इनके नंबर के सम के। मान लीजिए ये यहाँ पे आपका 48 है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है x + 2 है। तो ये जो नंबर हैं इन नंबरों को अगर अपन जोड़ें, सम करें, तो इक्वल होगा इधर के नंबरों को जोड़ के सम करें, तो मतलब S1 = S2। कुछ इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है। आशा है समझ में आ गया होगा आपको कि एक घरों का क्रम है ना, एक रो है हाउसेस का जिसमें 1 से लेकर 49 तक नंबरिंग हुआ है, और उसके बीच में एक घर जिसका नंबर x कुछ ऐसा है कि उस घर के लेफ्ट साइड में, मतलब इधर जितने भी घर हैं उन सब का जो घरों का नंबरिंग का सम है, जो नंबर के सम है ना, क्योंकि हर घर को एक नंबर मिला हुआ है, तो उनका जो सम है या उनका जो जोड़ है वो इक्वल है उसके लेफ्ट तरफ। इसमें x इंक्लूडेड नहीं है, याद रखिएगा ना, x के लेफ्ट और x के राइट, x इंक्लूडेड नहीं है, तो इनके सम के इक्वल होगा। तो अब हम लोगों को इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, इस क्वेश्चन में बोलता है कि x का वैल्यू को हम लोगों को फाइंड आउट करना है, और इसमें एक हिंट दिया हुआ है कि x - 1 = x 49 - xx। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या होना चाहिए पता, कि सबसे पहले हम लोग जो 1 से लेकर x - 1 है इनके घरों का टोटल सम हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x तक का सम फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब ये जो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का हम लोगों ने सम को फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक के सम को, हम लोग क्या करेंगे, हाँ, हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे ये यहाँ से यहाँ तक के सम को फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब जिसमें x भी इंक्लूडेड रहेगा। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे लास्ट में ये जो 49 तक का टोटल सम है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे हिंट में दिया हुआ है कि इस 49 तक के टोटल सम से हम लोग x तक के सम को, है ना, माइनस कर देंगे। तो हम लोगों को ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, x - 1 मिल जाएगा, ये वाला सम जो मिल जाएगा। मतलब टोटल सम से अगर हम लोग इतने को माइनस कर देंगे इस 49 से, तो अपने को ये वाला हिस्सा जो है वो मिल जाएगा। बस इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है इसका,
देखिए चूंकि ये चैप्टर एपी है तो हम लोगों को इसको एपी के तरीके से ही बनाना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी इक्वल टू 1 है और इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, इसमें कॉमन डिफरेंस डी जो है वो भी क्या है 2 - 1 इक्वल टू 1 है। अब जब हम लोगों को किसी एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल गया तब हम लोगों को सम फाइंड आउट करना है। तो इसमें सबसे पहले सम फाइंड आउट करेंगे, सम एस एक्स माइनस 1, मतलब x माइनस 1 तक का सम जो है वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इन ब्रेकेट 2 इंटू 1। फार्मूला क्या है सम का, एस एन इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, अब इसमें n का वैल्यू क्या है x माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों के पास a का वैल्यू है, d का वैल्यू, n का वैल्यू है। अब इसको वैल्यू को पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे n का वैल्यू x माइनस 1 है -1 और d का वैल्यू क्या है 1 है। हम इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x माइनस 2, 1 को मल्टीप्लाई करने पे इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 प्लस x माइनस 2, तो यहाँ पे -2 + 2 कट जाएगा तो x माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स, तो हो जाएगा x² माइनस x बाई 2। तो हम लोगों को क्या मिल गया s माइनस 1 इक्वल टू x² माइनस x बाई 2 मिल गया। ठीक है, अब अगला हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, इसमें हम लोग सॉल्व कर लेंगे sx। तो sx इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर इसमें फार्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे sx के लिए n का वैल्यू x हो जाएगा तो x बाई 2, बाकी सेम वैल्यू रहेगा तो 2 इंटू 1 प्लस x माइनस 1 और d का वैल्यू 1 है तो हो जाएगा x बाई 2 प्लस x माइनस 1 तो हो जाएगा x बाई 2 x प्लस 1। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा sx इक्वल टू x² प्लस x बाई 2। तो यहाँ पे देखिए दो वैल्यू मिल गया हम लोग को, sx माइनस 1 और sx। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है यहाँ पे s49 है ना, जो कि मैं पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया हम लोग किस टाइप से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे n का वैल्यू 49 हो जाएगा तो 49 बाई 2 इंटू 1 प्लस 49 माइनस 1 और d का वैल्यू क्या है 1। इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो 49 बाई 2 प्लस 48 तो हो जाएगा 49 बाई 2 इंटू 50। तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 5 = 10 तो हो गया 49 इंटू 25। तो देखिए हमारे पास तीन वैल्यू आ गया, x माइनस 1 इक्वल टू x² माइनस x बाई 2, sx इक्वल टू x² प्लस x बाई 2 और s49 इक्वल टू 49 इंटू 25। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर हम लोग क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, x माइनस 1 फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, s49 माइनस sx करना पड़ेगा। टोटल में से सम ऑफ x को माइनस कर देना है। तो चलिए इसको पुट करते हैं तो ये हो गया x² माइनस x बाई 2 इक्वल टू 49 इंटू 25 माइनस x² प्लस x बाई 2। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो x² माइनस x बाई 2 प्लस x² प्लस x बाई 2 इक्वल टू 49 इंटू 25। ठीक है, अब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा तो x² माइनस x प्लस x² प्लस x इक्वल टू 49 इंटू 25। अब हम सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 2x² बाई 2 इक्वल टू 49 इंटू 25। तो 2 1 = 2, 2 1 = 2 तो ये हो गया
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49 इंटू 25। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 49 इंटू 25 जो हो जाएगा अंडर रूट, हाँ इसका वैल्यू हो जाएगा 7 इंटू 5 प्लस माइनस 7 इंटू प्लस माइनस 5 जो कि हो जाएगा प्लस माइनस 35। तो चूंकि ये काउंटिंग है, ये नंबर क्या है, x एक काउंटिंग है, x इज अ काउंटिंग नंबर, so the value should never be नेगेटिव। तो इसका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। तब क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 35। तो द नंबर ऑफ हाउस नंबर्ड एज x इक्वल टू 35। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ गया, 35 आ गया, है ना। तो बच्चों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और सजेशन दें। तो चैनल देखने के लिए थैंक यू। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 5.4 क्लास 10 मैथ्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बच्चों अब हम लोग एपी के एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 5 में आ गए हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, पिछले वीडियो में भी मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इस बार अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, ज़्यादा इसमें सोचने का नहीं है। बोलता है कि अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेज ऑफ 15 स्टेप्स, है ना। एक स्मॉल टेरेस है एक फुटबॉल ग्राउंड में जिसमें 15 स्टेप्स बने हुए हैं। ईच ऑफ व्हिच इज 50 मीटर लॉन्ग। तो देखिए जो लेंथ है इसका, ये वाला लेंथ है, ये है आपका, है ना, 50 मीटर का। देखिए डायग्राम मैंने एक रफ डायग्राम बनाया हुआ है ना। ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये 50 मीटर का है। दूसरा चीज़ बोलता है, ये क्या बोलता है कि ये जो टेरेस है ये फुटबॉल ग्राउंड में चलने के लिए बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें बोलता है कि ईच स्टेप है द राइज ऑफ 1/4 मीटर। हर स्टेप का जो ऊंचाई है, ये जो सीढ़ी का ऊंचाई है ना, ये 1/4 मीटर है। और ये जो सीढ़ी का चौड़ाई है यहाँ पे, उसका लंबाई तो 50 मीटर हो गया, तो इसका ऊंचाई 1/4 मीटर हो गया। और इसका जो चौड़ाई है वो है 1/2 मीटर। ये जो चौड़ाई है यहाँ पे ये 1/2 मीटर हो गया, ठीक है। अब बोलता है कि अ थ्रेड आप 1/2 मीटर, मतलब हर बार ये जो लेंथ है ये 1/2 मीटर से ये बढ़ते जाता है हर बार, ठीक है। ये 1/2 मीटर से बढ़ते जा रहा है, मतलब ये पहले में 1/2 है, पहले में हाइट इसका कितना है, चलिए यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे हाइट है, मान लीजिए ये 1/2 मीटर है, तो अगले में यही हाइट इसका 2 गुना हो जाएगा, 1/2 मीटर इंटू 2। और ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 मीटर इंटू 3, मतलब 1/2 मीटर प्लस 1/2 मीटर, 2 गुना हो गया, इसमें 3 गुना हो गया। ऐसा करके ये 15 स्टेप तक ये चढ़ता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 1/2 कॉमन डिफरेंस है, रिपीट हो रहा है। तो एपी का ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा इसको दिमाग नहीं लगाना है कि इसमें क्या है कि जो चीज़ है इंक्रीज हो रहा है वो हाफ करके इंक्रीज हो रहा है। और कितने बार इंक्रीज हो रहा है, वो 15 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें हिंट भी दिया हुआ इसीलिए कि वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द फर्स्ट स्टेप। पहले स्टेप बनने के लिए जो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट होगा वो क्या होगा, मैं अभी इसको समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिए सबसे पहले ये जो फर्स्ट स्टेप बनेगा, ये वाला फर्स्ट स्टेप जो बनेगा इसका, इसमें है ना वॉल्यूम जो लगेगा, वॉल्यूम क्या हो जाता है इसका, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। क्योंकि ये देखिए ये क्या है, ये क्यूबाइड है, ये घनाभ है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे लेंथ जो है जो सबसे लंबा है वो क्या है, 50 मीटर है, ठीक है। इसका ब्रेथ जो है, ये ब्रेथ जो है ये कितना है, ये 1/2 मीटर है। और इसका एज कितना है, इसका एज मतलब हाइट जो है उसका जो ऊंचाई है थ्रेड का 1/4 मीटर है, ठीक है। तो इससे अपने को क्या मिल जा रहा है, इससे अपने को इसका वॉल्यूम मिल जा रहा है कि इसका फर्स्ट स्टेप का वॉल्यूम मिल जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप के वॉल्यूम को V1 बोलते हैं, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इंटू V इंटू H। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4। ये आपका पहले स्टेप का
वॉल्यूम हो गया जो कंक्रीट इसको चाहिए बनाने के लिए, है ना। तो इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट टू बिल्ड द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, बहुत इजी है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट वाला फार्मूला लगा दिए हम लोग, है ना। तो V1 इक्वल टू क्या आ गया 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4। अब V2 क्या होगा कि ये जो कंक्रीट है सेकेंड वाला, है ना, ये वाला जो हिस्सा है समझिए, ये वाला हिस्से को अपन V2 ले लेते हैं। तो V2 के लिए क्या हो जाएगा, V2 में V1 से एक ही डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि इसका हाइट V1 के हाइट से, इसका जो ऊंचाई है V1 की ऊंचाई से, मतलब ये डबल है ना। मान लीजिए इसको मैं अलग से बना देता हूँ यहाँ पे। तो ये मान लीजिए ये आपका V1 है, ठीक है, ऐसा करके V1 है। तो V2 का जो हाइट होगा, ये वाला जो हाइट होगा V2 का, इससे डबल हो जाएगा, है ना। V2 का हाइट क्या हो जाएगा, इससे डबल हो जाएगा, ऐसा। तो V2 के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 इंटू 2, है ना, क्योंकि यहाँ पे हाइट जो है 2 गुना हो जा रहा है। इसी प्रकार V3 के लिए क्या हो जाएगा 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 इंटू 3। तो ये ऐसा चलते चलते जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ये V15 तक जाएगा, क्योंकि इसमें 15 स्टेप है। तो V15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 इंटू 15। अब देखिए ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। इस एपी का फर्स्ट टर्म जो है वो है, फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू है क्या, ये 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4, और इसका जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म क्या है एल इक्वल टू, ये लास्ट टर्म है कि 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 इंटू 15। ठीक है, अब इसमें कॉमन डिफरेंस डी क्या है, कॉमन डिफरेंस डी हम लोग को मालूम है, ये है 1/4, है ना। ये क्या है, ये 1/4 है, क्योंकि 1/4 1/4 के स्टेप्स जो है इसमें बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों यहाँ पे मैंने 1/2 लिख दिया था गलती से, मेरे में तो गलती होती रहती है, आप लोगों को मालूम है। एक्चुअल में 1/4 होगा, क्योंकि ये जो हाइट ऑफ द स्टेप्स है 1/4 है। अब ये जब अपने को मिल गया तो, और यहाँ पे इनका वैल्यू क्या है, इनका वैल्यू 15 है। तो अब हम लोगों को टोटल कंक्रीट सम ऑफ, है ना, सम ऑफ ऑल कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द स्टेप्स, है ना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का S15 इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 15/2, है ना। यहाँ पे S15 इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2, और ए प्लस एल वाला फार्मूला लग जाएगा, है ना, ये वाला फार्मूला लग जाएगा। तो अब इसमें फार्मूला वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एक वैल्यू है 15 इंटू 1/2 इंटू 1/4 प्लस लास्ट टर्म में क्या है इसका 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 इंटू 15। अब इसमें कॉमन क्या क्या निकल जाएगा, इसमें कॉमन निकल जाएगा ये दोनों टर्म दोनों में सेम है, तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो 15/2 इंटू 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4, और अंदर में क्या बचेगा 1 + 15 बच जाएगा। तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 15/2 इंटू 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 इंटू 16, तो 4 1 4, 4 4 16, 2 1 2, 2 2 4, और 2 1 2, 2 1 2। तो हम लोग को लास्ट में क्या मिल गया 15 इंटू 50, तो 15 5 75 होता है। तो 750 मीटर क्यूब, है ना। देखिए यहाँ पे मीटर क्यूब क्या होता है, ये वॉल्यूम का यूनिट होता है ना। मीटर क्यूब इज यूनिट ऑफ वॉल्यूम, है ना, मीटर क्यूब इज यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो गया, टोटल
रिक्वायर्ड कंक्रीट इक्वल टू 750 मीटर क्यूब। ठीक है, तो बच्चों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस टाइप का हेल्प देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।